नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का ये 8वां चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले के 7 चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8वें चैप्टर से, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आप सीखेंगे राज्य और साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, कालिंग का युद्ध और अशोक की विरासत। मौर्य साम्राज्य। लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीति और शासन के बारे में बहुत ही रोचक और सटीक बातें लिखी हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत मगध से हुई थी। धीरे धीरे यह भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अपने समय का यह सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत के इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य। राज्य और साम्राज्य में अंतर। राज्य और साम्राज्य। राज्य का क्षेत्र छोटा होता है, साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इलाके की रक्षा के लिए छोटी सेना की जरूरत पड़ती है। साम्राज्य इलाके की रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है। तीसरा, कर वसूलने के लिए मुट्ठी भर अधिकारी काफी हैं, लेकिन कर वसूलने के लिए अधिकारियों की बड़ी संख्या की जरूरत होती है। पूरे इलाके पर राजा का सीधा नियंत्रण होता है। साम्राज्य में राजा स्थानीय राज्यपालों की सहायता से शासन करता है। आगे दोस्तों, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंबिसार राजा बना। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अशोक राजा बना। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक का नाम आता है। राजधानी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्य के अंदर कई अन्य महत्वपूर्ण शहर आते हैं, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा। ये शहर व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। शहरों में मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे। किसान और गरेड़िए गांवों में रहते थे। आखेटक और संग्राहक मध्य भारत के जंगल में रहते थे। यह साम्राज्य इतना बड़ा था कि विभिन्न भागों के लोग सभी। राजधानी का शासन सम्राट के सीधे नियंत्रण में होता था। कर वसूलने के लिए अधिकारी होते थे। किसानों, गरेड़ियों, व्यापारियों और शिल्पकारों को कर देना पड़ता था। नियम का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाती थी। कई अधिकारियों को वेतन मिलता था। सम्राट और अधिकारियों के बीच संदेश के आदान प्रदान का काम दूतों द्वारा होता था। अधिकारियों पर जासूसों की मदद से निगरानी रखी जाती थी और इन सब पर राजा अपनी नज़र रखता था। इस काम में राजा के नज़दीकी संबंधी और वरिष्ठ मंत्री राजा की मदद करते थे। प्रांतों का शासन। अन्य क्षेत्रों का शासन प्रांतीय राजधानियों के नियंत्रण में होता था, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। इन प्रांतों पर पाटलिपुत्र के सम्राट द्वारा थोड़ा बहुत नियंत्रण रखा जाता था। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों का राज्यपाल या सूबेदार बनाया जाता था, लेकिन हर राज्य के स्थानीय नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता था। यातायात मार्ग पर नियंत्रण।
प्रांतीय केंद्रों के बीच का भूभाग काफी बड़ा था। इन पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता था। सड़कों और नदियों पर मौर्य सम्राट का नियंत्रण होता था। सड़कों और नदियाँ यानी सड़कें और नदियाँ यातायात के महत्वपूर्ण मार्ग का काम करती थी। इन्हीं मार्गों से कर और नजराना वसूला जाता था। कर देना अनिवार्य था, लेकिन नजराना तो देने वाले पर निर्भर करता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि दक्षिण सोने और जेवरात के लिए ऐसा संभव है कि इस प्रकार की वस्तुएं नजराने के रूप में आती थीं। जंगल के लोग। जंगल में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे हाथी, शहद, मोम और लकड़ी प्रदान करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे मेगास्थनीज का वर्णन। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे ग्रीक राजा के सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने सम्राट के महत्व को बतलाने वाले रोचक वर्णन किए। उसने पाटलिपुत्र की शामो शौकत के बारे में भी लिखा था। मेगास्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र एक बड़ा शहर था और इस शहर में लगभग 579 बुर्ज और 64 द्वार थे। मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। मकान 1 मंजिले और 2 मंजिले के थे। सम्राट का महल भी लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना था। महल में नक्काशीदार पत्थरों की सजावट की गई थी। महल के चारों ओर एक खूबसूरत बगीचा था और बगीचे के चारों ओर चिड़ियों के लिए बसेरा बना हुआ था। मेगास्थनीज ने राजा के जुलूस का वर्णन भी किया था। सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उनके रक्षक आगे आगे सोने और चांदी से सजे हाथियों पर चलते थे। कुछ रक्षक पेड़ लेकर चलते थे, जिनके इर्द गिर्द विशेष रूप से प्रशिक्षित चिड़ियां उड़ती रहती थीं। कुछ तोते राजा के सिर के चारों ओर उड़ते थे। सम्राट को महिला अंगरक्षक घेरे रहती थीं। कुछ विशेष नौकर होते थे जो राजा के खाने से पहले उसके लिए बने भोजन को चखते थे। मेगास्थनीज की बातों से पता चलता है कि सम्राट को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। उसके जीवन पर हमेशा खतरा रहता होगा, इसलिए अंगरक्षकों को रखा गया था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भोजन में जहर न हो यह निश्चित करने के लिए भोजन को विशेष नौकर द्वारा चखा जाता था। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक कई मायने में एक अनोखा सम्राट था। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने युद्ध जीतने के बाद अपने साम्राज्य के विस्तार की परिपाटी समाप्त कर दी। वह पहला शासक था जिसने अपनी बड़ी प्रजा से सीधा संवाद करने की परंपरा शुरू करी। कालिंग का युद्ध। आज के तटीय उड़ीसा को कालिंग के नाम से जाना जाता था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने की मंशा से अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया और युद्ध में विजयी हुआ। उस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। उससे भी अधिक लोग बंदी बनाए गए। बड़ी भारी संख्या में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। उस हादसे को देखकर अशोक स्तब्ध रह गया।
इतने बड़े पैमाने पर होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक का दिल पिघल गया और उसने प्रण लिया कि भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक का धम्म। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पर बुद्ध के उपदेशों का गहरा असर पड़ा और अशोक ने एक नए धम्म यानी धर्म को अपना लिया जो उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी था। अशोक के धर्म में भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं था और न ही उसमें कोई रीति रिवाज और फिर बलि का प्रावधान था। यदि हम आज की दृष्टि से देखें तो अशोक के धम्म में धर्मनिरपेक्षता की बात थी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना। अशोक ने अपनी प्रजा से संवाद के लिए संदेशों और अभिलेखों का सहारा लिया। उसने लोगों से कहा कि अन्य धर्मों की इज्जत करें। उन्होंने लोगों को बिना मतलब के रीति रिवाजों से दूर रहने को कहा। अशोक का मानना था कि एक राजा को अपनी प्रजा के ऊपर शक्ति प्रदर्शित करना चाहिए। उसे लगता था कि लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याएं हल करना ही राजा का कर्तव्य होता था। उसने धम्म और महामात्य की नियुक्ति की, जिसका काम था कि लोगों को धर्म के बारे में बताना। अशोक पत्थर के स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ पाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अनपढ़ लोगों को उस तरह से संदेश पढ़कर सुनाए। धर्म का संदेश देने के लिए अन्य देशों में भी दूत भेजे गए। अशोक का मानना था कि एक राजा को अपनी प्रजा के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। उसे लगता था कि लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याएं हल करना ही राजा का कर्तव्य होता था। उसने धम्म और महात्म की नियुक्ति की, जिसका काम था कि लोगों को धम्म के बारे में बताना। अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ पाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अनपढ़ लोगों को उस तरह के संदेश पढ़कर सुनाए। धम्म का संदेश देने के लिए अन्य देशों में भी दूत भेजे गए। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। अशोक के शासन काल में सड़कें बनी, कुएं खोदे गए और सराय बनाए गए। अशोक ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए थे। उस समय के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। कुछ स्थानों पर वहाँ की स्थानीय भाषा में अभिलेख लिखे गए थे। आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अरबी में अभिलेख लिखवाए गए। अशोक की विरासत। अशोक ने अपने पीछे एक संपन्न विरासत छोड़ी। उसके कई सिद्धांतों का अनुसरण आज भी होता है। हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के काल से लिए गए। राष्ट्रीय चिन्ह को सारनाथ के अशोक स्तंभ में लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसे अशोक के शासन में कई स्थानों पर इस्तेमाल किया गया था। अशोक द्वारा जारी किए गए सिक्कों में भी ऐसे चक्र बने थे। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। कब करा है? वो 2300 साल पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। आपका अगला प्रश्न है कि इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट कौन था? तो इस साम्राज्य का जो महान सम्राट था वो अब तक अशोक था। कौन था? अशोक था। अगला प्रश्न,
उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग किस नगर से था? यानी उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का जो मार्ग था वो किस नगर में था? तो वो आपका तक्षशिला में था। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में कौन सा नगर पड़ता था? तो उज्जैन। मेगास्थनीज कौन था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। कौन? यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर था उसके राजदूत का यानी उसका राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? तो अशोक ने जो है कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है कि राजा बनने के 8 साल पहले ही कलिंग पर वो जो है विजय प्राप्त करी। अगला प्रश्न, कलिंग किस जगह का प्राचीन नाम है? कलिंग किस जगह का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है तटवर्ती उड़ीसा। उड़ीसा का जो नाम है आपका कलिंग। अगला प्रश्न है, धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अशोक ने भारत के बाहर कहाँ कहाँ दूत भेजे? तो धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अशोक ने भारत से बाहर कहाँ कहाँ दूत भेजे? तो उसका सही उत्तर है सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, साम्राज्य और राज्य में अंतर। तो आपका साम्राज्य जो है राज्य से बड़ा होता है। साम्राज्य में कई राज्य होते हैं और इसको चलाने के लिए राज्य की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज़रूरत होती है, साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा बड़ी सेना रखनी पड़ती है और इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर वसूलने के लिए ज़्यादा अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता था। अगला प्रश्न है आपका, धम्म के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जो है धम्म के अनुसार निम्न बातों पर जोर दिया जाता है। पहला, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। नंबर 2, बड़े आदर यानी बड़ों का आदर करना। नंबर 3, सभी जीवों पर दया करना। नंबर 4, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना और सभी धर्मों का आदर करना। तो दोस्तों आज का ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे PDF यानी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।